दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसको आप मिस मत करना। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको देख लेना। स्क्रीन पर दोस्तों आपके सामने एक ETF का डेटा है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से एक ETF है ना अपने पास में, MON 100 करके, जिसमें अपन नेस्टेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम फैंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम S&P 500 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ ETFs के ऊपर डिस्कशन भी हमने किया है। उसी तरह से यूएस मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ETF के थ्रू। अब ये ETF इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिस तरह से फैंग का ETF यूएस में अवेलेबल नहीं है। अब इस ETF को किस तरह से अपन देखेंगे, इसके अंदर अभी क्या सीन चल रहा है, जिससे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट अभी कितना गिर सकता है। सेकंड जो टॉपिक होगा वो Q4 का होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि Q4 में इन्वेस्टर्स की कितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। अगर वैसी ग्रोथ मिलती है तो निफ्टी की वैल्यूएशन कितनी नीचे जाएगी और कितना कंफर्टेबल मार्केट हो सकता है। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि वो ETF कौन सा है। ETF है आई शेयर MSCI इंडिया ETF, जो आप देखते हो ना MSCI इंडेक्स के अंदर, ये हुआ वो हुआ। ये उसका ETF है। अब ये डॉलर में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको नहीं खरीद सकते अपनी ब्रोकिंग अकाउंट के अंदर, ये यूएस वाले इंडिया के लिए खरीद सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिन में, जहाँ पे मार्केट पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आई थिंक 2%, 1.5% समथिंग कुछ गिरा था, यहाँ पे ये जस्ट 0.87% गिरा है। लेकिन अगर मैं इसके चार्ट को दिखाऊं आपको, तो इसमें आप YTD का डेटा आप देखोगे तो इस साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 16% ये डाउन हो चुका है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम डेटा देखते हैं पिछले 5 साल का, तो उसके अंदर जस्ट 7% के ही रिटर्न सब बचे हैं इस बड़े ड्रॉप की वजह से, इस बड़े ब्रेकडाउन की वजह से। इसके बाद में और आगे चलते हैं और इसमें हम थोड़े से लॉन्ग टर्म का डेटा देखते हैं, जब से ये डिटेल अवेलेबल है। आई थिंक 2014 से लेकर अभी तक की डिटेल्स है। और इसमें आप देखोगे ना तो एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि ये अप्स एंड डाउन्स के साथ में चलता है। अप्स एंड डाउन्स के साथ में तो हर चीज़ चलती है, लेकिन इसका जो अप्स एंड डाउन्स है वो बहुत अच्छी तरह से विजिबल है कि कुछ डाउन्स आते हैं, उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डाउन्स आते हैं, तो अभी हम उस डाउन में है। इससे अपने को ये समझ में आता है कि मार्केट, हाँ, डेफिनेटली अभी उस वैल्यूएशन पे आ चुका है, उस कंफर्टेबल स्टेज पे आ चुका है जहां पे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये किस इंटेंसिटी के साथ में बिक रहा है। FIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को किस तरह से बेच रहे हैं, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। डेटा पे आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये डिटेल में क्या है, ताकि आपको आसानी से वो डेटा समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं MSCI इंडेक्स इंडिया का इंडेक्स है, जो कि एक ETF में अवेलेबल है, जिसको इंडिया करके सर्च किया जा सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। और ये एक्सचेंज ट्रेडेड ETF है, यानी फंड है, ठीक है। इसको ETF को आपको बताइए ETF क्या होता है। अब ये ट्रेड करता है US एक्सचेंज के अंदर। इसको मैनेज करता है ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आगे चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स इसको खरीदते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर, डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को करने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए इमर्जिंग मार्केट्स में, अवॉइड करने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम एक एक दो दो पाँच पाँच 10 स्टॉक खरीदे, तो इसकी जगह एक बल्क में बाइंग कर लेते हैं, एक इंडेक्स को ले लेते हैं। ये ETF ट्रेड करता है NYSE में। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि तकरीबन तकरीबन 100 से लेकर 120 इंडियन स्टॉक्स है। मेजरली इस इंडेक्स के अंदर लार्ज कैप कंपनीज है और मिड कैप कंपनीज है, ठीक है। और इसमें आगे हम देख लेते हैं कि अभी हुआ क्या है इसके अंदर। आप सबसे पहले टॉप पैनल देखोगे ना चार्ट के अंदर, जैसे मैं आपको आगे चलकर डिटेल दिखाऊंगा, तो उसमें S&P 500 है। तो इसका मतलब इससे कंपेयर किया है S&P 500 को कि US मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब उसका खुद का इंडेक्स अच्छा कर रहा है। जैसे अगर अपन देखें कि अपनी जो टेक कंपनीज है, IT कंपनीज है, वो इतना अच्छा नहीं करती जितना अच्छी नेस्टेक वाली कंपनीज करती है, फैंग वाली कंपनीज करती है, तब जाके हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। US के इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे मिलना चाहिए कुछ, कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे वो जो डेटा है वो ये आपको बताने की कोशिश करा है कि इंडिया अंडर परफॉर्म करा है बाय 32%। बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब ये है कि US के स्टॉक्स ने काफी बेटर परफॉर्म किया इंडियन स्टॉक्स के कंपैरिजन में। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अब शिफ्ट कर रहे हैं कैपिटल को इंडिया से US इक्विटीज में। ये है मेन पॉइंट। साथ में आगे चलते हैं, अपन ये देखते हैं कि वीकली जो प्राइस ट्रेंड है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम पीक को देखें तो पीक इसका 59 था, अभी 45 समथिंग कुछ आ चुका है, तो 23% का ड्रॉप आपको पीक से देखने को मिलेगा। साथ में आप ये देखोगे ना तो वॉल्यूम सर्ज कर चुके हैं ड्यूरिंग द डिक्लाइन, ये सबसे बड़ी बात है।
देखो क्या होता है, जब स्टॉक चलता है नॉर्मल वॉल्यूम के साथ में तो ठीक है, लेकिन जब वो हाई वॉल्यूम के साथ में स्टॉक चलता है ना, इट मीन्स बड़े प्लेयर्स यानी एफआईज उसको बाय करें। कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मोमेंटम वाले, जिसमें अभी भी एफआईज इन्वेस्टिंग करें, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल की वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो उनमें अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम हाई रहती है क्योंकि एफआईज का इन्वेस्टमेंट आता है। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक गिर रहा है ना और उसमें वॉल्यूम्स हाई है, इट मीन्स वो बहुत गिरेगा क्योंकि एफआईज उसको बेच रही है। एग्जाम्पल दिया था मैंने एचडीएफसी बैंक का, वो इतना नहीं गिरा था, उससे पहले अपन ने बातचीत कर ली थी। डे चार्ट को हमने देखा था कि एफआईज बहुत बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रही है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा मैसिव है और स्टॉक नीचे आ रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक डेटा है, हम बोल सकते हैं बहुत ही डरावना डेटा है, क्योंकि इसमें एफआईज की जो सेलिंग है वो साफ साफ दिख जाती है। सो यहाँ पे या तो इन्वेस्टर्स अभी बेच रहे हैं या रीबैलेंस कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। सो ये इसमें एक पॉइंट है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ऐसा क्यों चल रहा है। यूएसटी इंक्रीज कर रहा है, रुपीस वीक है, ग्लोबल फंड रोटेट कर रहे हैं यूएस टेक स्टॉक की तरफ। इमर्जिंग मार्केट को लेकर अभी के समय चिंता है, एफआईज अपने पैसे को निकाल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता है। सो अब दोस्तों आते हैं डिटेल में, इस चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे आपको सिंपली नोट करने को मिलेगा कि ये जो कैंडल है, जो चार्ट है, इसने अपनी इस मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, इसने अपनी इस मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। अगर मैं पिछले कुछ करेक्शंस को देखने चलूं तो यहाँ पे ये वाली जो मूविंग एवरेज थी ये टूट रही थी, ठीक है। यहाँ पे इस मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट मिला, और जब ये टूट गई तो उसके बाद में अगली एवरेज पर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद में तेजी आती है। फिलहाल अभी के करेक्शन को देखें, उससे पहले वाले करेक्शन को देखें तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज टूट गई थी, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला। ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा मीडियम टर्म सपोर्ट ये इसी लाइन पे लिया। अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अभी ना तो ये जो मूविंग एवरेज काम आई और ना ही ये मूविंग एवरेज काम आई। सो ये जो गिरावट का पेस है ना, ये काफी डेडली है, काफी दिक्कत भरा है। सेकंड आप देखोगे ना तो पहले जब भी मार्केट गिरा था तो हाई वॉल्यूम के साथ में गिरा था, ठीक है, तब बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ था। अभी आप देखोगे तो वॉल्यूम हाईएस्ट है, जितना भी वॉल्यूम का डेटा आपको दिख रहा है उनमें सबसे बड़े वॉल्यूम्स फिलहाल की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, यानी एफआई की जो सेलिंग है वो बहुत ही अग्रेसिव है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको देखना है कि बॉटम कैसे बनेगा तो बहुत तरीके होते हैं। एफआई की सेलिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। प्रमोटर की बाइंग, ये सब चीजें अपन देखेंगे। एफआई की सेलिंग क्या होती है, एफआई सबसे पहले नॉर्मल सेलिंग करती है, फिर अग्रेसिव सेलिंग करती है, फिर वापस सेलिंग नॉर्मल होती है और फिर बाइंग आती है। सो बॉटम बनता है जब आपको अग्रेसिव सेलिंग के बाद में नॉर्मल सेलिंग देखने को मिले। अगर आपने बाइंग देख ली एफआई की तो आपको बॉटम मिलेगा नहीं, वो ऑलरेडी स्टॉक आपको ऊपर चल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अग्रेसिव सेलिंग होने के बाद में जब सेलिंग ठंडी होगी, जब कम एफआई सेल करेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि चलो यहाँ पे बॉटम बन रहा है। तो पहले एफआई अग्रेसिवली सेल करेगी और उसी फेज के अंदर अपन अभी चल रहे हैं। सो ये अग्रेसिव सेलिंग कब कम होगी वो अपने को देखना है। वो कितना भी टाइम ले सकता है, हो सकता है एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज के लिए अपने को थोड़ा सा देखना है, वेट एंड वॉच करना है, तब जाके हम स्टॉक को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। सो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, एफ आई कब बाय करेगी। ऑब्वियस है, एफ आई के बाय करने के कुछ रीजन होते हैं और वो रीजन है नंबर्स अच्छे आना। रुपीज अगर ब्रेक कर रहा है तो एफआई को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि होगा अर्निंग्स का। जैसे हम अगर नेस्टेक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी और इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडिया का नहीं है, तो उसके पीछे का रीजन होता है कि वो इंडेक्स निफ्टी को बीट कर रहा होता है। जैसे नेस्टेक मैंने आपको दिखाया था, एक टाइम था, उस टाइम में निफ्टी को बहुत अच्छे से बीट किया था। सो वो रीजन है। अभी के समय हम देख सकते हैं जो टेक कंपनीज है, जो एआई कंपनीज है, वहाँ पे बहुत अच्छा कर रही है, तो उस वजह से अपन वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में इन्वेस्ट करने के पीछे का रीजन यह है कि इंडिया यूएस के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ लाता है ओवरऑल मार्केट के अंदर, जिसमें कंज्यूमर कंपनीज होती है, आईटी होती है और बैंक्स होते हैं। लेकिन अभी ये तीनों भी वीक हो चुके हैं, इस वजह से यूएस मार्केट वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई रीजन नहीं मिल रहा है। अब एक रीजन बन सकता है नंबर्स। अब वो कब आएंगे, नेक्स्ट मंथ आपको आते हुए देखने को मिलेगा, यानी Q4, इसके ऊपर अपने को फोकस करना है। अब देखिए पॉइंट ये है कि जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो कुछ ऐसी है कि बैंक बढ़ सकते हैं 15 to 20% के साथ में, ऑटोमोबाइल 10 to 12% के साथ में, कैपिटल गुड्स 12% के साथ में, आईटी में ग्रोथ आएगी नहीं 0 से 5%, एफएमसीजी पास से लेकर 7% बढ़ सकते हैं। सो ओवरऑल निफ्टी की जो ग्रोथ की जो डिमांड है ना, जो एक्सपेक्टेशन है वो 10% की है। अब ये 10% पूरी होगी या नहीं वो आपको Q4 की रिजल्ट में पता चलेगा, ठीक है। सो इसी वजह से अपन ये वेट कर रहे हैं कि ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से शायद मैच नहीं हो, क्योंकि जो मार्च अभी गया है उसके अंदर बहुत इंपैक्ट हुए हैं, क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं। तो लास्ट का जो डैमेज है वो इस क्वार्टर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। पूरा तो अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन छोटा सा डैमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
सो अभी निफ्टी की फिलहाल वैल्यूएशन है 19.6, ठीक है। और मैं ये अज्यूम करता हूं कि अगर निफ्टी यहां से ऊपर नहीं गया और निफ्टी अगर 10% ग्रो कर जाता है तो फिर निफ्टी की वैल्यूएशन कहां पे पहुंचेगी। सो इस हिसाब से ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, और उसमें अगर आप देखोगे तो निफ्टी अगर नहीं चला, 10% के साथ में नंबर्स आ गए निफ्टी के, तो वैल्यूएशन हो जाएगी 17.8, 19.6 से घट के। अब पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक मौका मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे निफ्टी की वैल्यूएशन नीचे जाती है वहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो नेक्स्ट 3 साल के रिटर्न अच्छे निकलते हैं। वो डेटा आपको याद होगा, मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ। सो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तब जाके एफआईज को थोड़ा मौका मिलेगा और उस समय अपन चीजों को बेटर होता हुआ देख पाएंगे। पॉइंट ये बनता है कि क्या निफ्टी इस परसेंटेज के साथ में बढ़ सकता है या फिर नहीं। अगर मैं एफएम की बात करूं, पिछले वीडियो में उन्होंने भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में निफ्टी कुछ ऐसी ग्रोथ दिखा सकता है, 10% के आसपास की जो अपनी इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है। पॉइंट ये है कि Q4 की भी कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है। सो क्या मार्केट उसको फुलफिल कर पाता है या फिर नहीं। अगर फुलफिल कर पाएगा बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाएगा तो फिर हम कुछ इंडिकेटर्स है जो मैं आपको बता चुका हूँ, एफआईज, प्रमोटर, ये सब चीज़ें वो अपन चेक करेंगे। निफ्टी के टेक्निकल्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी अज्यूम कर चुका था या एक्सपेक्ट कर चुका था कि निफ्टी कम से कम इतना गिरेगा, उसके बाद में डेफिनेटली जो कैश है वो डिप्लॉय इन्वेस्टर्स करेंगे, मैं खुद भी करने की कोशिश करूंगा। तो बस 2-3% का गैप है, चेक करते हैं कि Q4 में नंबर्स कैसे आते हैं, निफ्टी यहाँ तक गिरता है या फिर उसके बाद में किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है। फिलहाल डेफिनेटली हम हाँ काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं, और इस टाइम मार्केट को थोड़ा सा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया जा सकता है। अगर कुछ बड़ा धमाका नहीं होता है, करंटली जो सिचुएशन है वैसी ही चलती है, तो डेफिनेटली अपन बहुत सही पोजीशन पे आ चुके हैं प्रीवियस कुछ पोजीशंस के कंपैरिजन में। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।